नमस्कार दोस्तों। क्या भारत अमेरिका का 52वां राज्य बन गया है? क्या भारत ने अपने देश की संप्रभुता को अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया है? क्या भारत अब गुलामी में ही जिएगा? और क्या भारत अब सांप्रदायिकता के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है? और क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना डरपोक है कि एक फैसला होते ही डर के कारण भारत से थाईलैंड और दूसरे देशों को भाग जाता है? जी हां, आज इस पर बात इसलिए कर रहा हूं। आपको याद होगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कनाडा से कहा था आप हमारे 51वें राज्य बन जाइए, हम आपको। उसने क्या कड़ा जवाब दिया। यह होती है संप्रभुता। जबकि उनके दोनों के रिश्ते ऐसे हैं कि कनाडा अपने यहां सेना नहीं रखता है, वह काम उसने अमेरिका को दे रखा था और वह सिर्फ अपने लोगों की प्रगति, समृद्धि और सुख शांति के लिए काम करता था, शिक्षा के लिए काम करता था। भारत के भी बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, पढ़ने जाते हैं, कारोबार करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, लेकिन उस पर भी नरेंद्र मोदी की ध्वंसक विदेश नीति के कारण हमारे संबंध बिगड़ गए, जो आज के नहीं सालों साल पुराने हमारे रिश्ते थे। अब आप कहेंगे तो फिर 51वां राज्य कौन है? तो वो इजराइल है। इजराइल असल में अमेरिका के ही शरणागत रहता है, उसी के इशारों पे सारे काम करता है और वो हम लगातार देख रहे हैं। वही स्थिति वहां पर अशांति है, वहां पर तमाम बुरी स्थितियां हैं और तानाशाही सेना और दूसरे की मदद से वहां की जनता को बार बार दबाया जाता है, लेकिन वहां की जनता फिर भी लड़ती है, या कहें दोगली नहीं है, जो लड़ रही है इतनी बुरी परिस्थितियों में भी। क्योंकि इजराइल में दो तरह के लोग हैं, कृतज्ञता रखते हैं कि हमें उस मुस्लिम देशों ने तब शरण दी थी जब हमें वहां मार के भगाया गया था, और अब आप देखिए वही यहूदी पूरी तरीके से राज कर रहे हैं और संघी यहूदी ही होते हैं। यानी जो आरएसएस के प्रणेता हैं, तथा कथित चित पावन ब्राह्मण, वो वास्तव में यही है। यहूदी आए जिस तरीके से भागकर वहां से, तो आने के बाद में कोंकण क्षेत्र में बस गए और खुद को क्या बताएं अपनी आइडेंटिटी, तो चित्पावन ब्राह्मण बताने लगे। इससे आप पूरी बात समझ सकते हैं कि चित्पावन ब्राह्मणों का यही चरित्र होता है। वो जहां पर भी जाते हैं, छोटे से भी होते हैं, नफरत का खेल खेलते हैं जैसे इजराइल खेला करता है, और अमेरिका के आगे सरेंडर होकर उससे राह लेता है। वैसे ही बिल्कुल नीति सदैव से आरएसएस की अमेरिका परस्त रही, और हमने उनके तमाम, जो गुरु गोवालकर से लेकर तमाम को देख ही लिया है, उनकी किताबें पढ़ लीजिए। अब आता हूं, हुआ क्या है। रात को 2 सवा 2 बजे तक संसद चला करके और वक्फ संशोधन बिल जबरन पास कराया गया। कैसे पास कराया गया? माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। 288 वोट ही सिर्फ मिले हैं वक्फ के समर्थन को, उसके खिलाफ 232 वोट पड़े। यानी विपक्ष कितना मजबूत होके खड़ा था। यदि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत जैसे लोगों ने
गद्दारी न की होती तो शायद यह स्थिति नहीं होती। इन गद्दारों के कारण भारतीय जनता पार्टी यह बिल पास करा सकी। तो चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो है पार्टियां हैं, चिराग पासवान हो गया और हो गए, ये जो खुद को सेकुलर कहते थे, इन्होंने कैसे सांप्रदायिकता का एक गंदा चेहरा सिर्फ सत्ता और पैसे के लिए स्वीकारा है, तो वह दिखाई दे रहा है। बहरहाल बिल लोकसभा में पास हो गया। अब राज्यसभा में संघर्ष है। राज्यसभा में भी वो पेश हो गया। राज्यसभा में बहस चल रही है, क्या होगा रात तक देखेंगे। लेकिन ये इसी समय अचानक क्यों लाया गया, जब यह बात हो रही थी कि अगले सत्र में लाया जाएगा, संशोधनों के साथ लाया जाएगा, क्योंकि हम आप इस पर बहस करें। और इसकी बहस में जिस समय आधी रात में यह लाया जा रहा था, इस पर वोटिंग कराई जा रही थी, उसी वक्त अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ ठोक रहे थे। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand, and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. और जिस भारत को वो दोस्त कहते थे नरेंद्र मोदी को, उसी पर उसने 26% टैरिफ लगा दिया। कहा भारत पर किसी भी उनके सामान का जो टैरिफ था वो 6% से ऊपर कभी नहीं रहा। अब 26%, किसी किसी में तो 0 ही था, 1% था, 2% था, बस। तमाम और देशों पे भी लगाया है, लेकिन तमाम ऐसे देश भी हैं जिन पर कुछ नहीं लगाया है, जिन पर 10% लगाया है, जिन पर 20% लगाया है, 25% लगाया है, लेकिन भारत के ऊपर 26% लगाया है। इसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय शेयर बाजार अदम से धड़ाम हो गए, और भारतीय शेयर बाजार के धड़ाम होने से भारत के निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया एक झटके में डूब गया। अब आप सोचिए, और क्या भारत इससे निपट लेगा? इसको लेके तमाम बातें हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने बताया कि भारत सरकार जो कह रही है कि उसकी 4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वास्तव में वो 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। झूठे आंकड़ों से यह बता रहे हैं, और सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी झूठे आंकड़ों से खेलते हैं, खुद ही उनके बताए आंकड़े झूठे होते हैं। देखिए, एक कार्यक्रम में वो बता रहे थे कि 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाने वाले होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आप इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? आज हम 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। उनके लोग सिर्फ झूठ पे टिके होते हैं। तो आज भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अब ये कि कैसे उठेगी, इसके लिए मजबूत होने के लिए जरूरत है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती और अच्छी हो, इंटरनेशनल लेवल की भी हो। तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि यहां रोजगार नहीं मिल रहा, यही वजह है कि यहां और तमाम समस्याएं खड़ी हो रही, और उन सब से आपका दिमाग भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का पंगा कराया जाता है। उसके लिए पूरी तैयारी की जाती है। आज इस बात को बड़े अच्छे ढंग से बताया कांग्रेस के पंजाब के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने संसद में कि कैसे यह साजिश की जा रही।
जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है। 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया, तो वक्फ बोर्ड को यह जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहां पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको एक्सपांस कर देना, जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान को, हो गया, इट शुड बी फिर और एक्सपांस, लोगों पे होगा। डिलीटेड। और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। अभी मुसलमानों पे किया जा रहा है, पहले ईसाइयों पे किया जाता था, अब सिखों पे किए जाने की तैयारी है। तो इसी तरीके से सबकी संपत्तियों पे गिद्ध निगाह है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोक संघी यह साजिश रचते हैं। ये सिर्फ एक देश एक विधान की बात नहीं करते, ये एक देश एक विधान, एक भाषा, एक वस्त्र और ड्रेस कोड और इसके बाद में एक धर्म की बात करेंगे। यही इनका एजेंडा है और इसके लिए सबको खत्म करने का काम करते हैं। धीरे धीरे सब चीजों को हड़प लेना चाहते हैं और वह जब साजिश हो रही हो तो निश्चित रूप से गौरव गोगोई ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस मामले में पूरा जवाब दिया और जो बोला वो अपने आप में लैंडमार्क है। मैं राहुल गांधी के इस डिसीजन से बेहद खुश हूं कि उन्होंने खुद बोलने की बजाय उपनेता को इसका अधिकार दिया और प्रतिपक्ष के उपनेता ने जो बोला वो 30 मिनट में पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कलाई खोल दी। इस कौम को अब आप भ्रमित करना चाहते हैं, बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में
उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए, हरसिमरत बादल ने बड़े बेहतरीन तरीके से बता दिया कि कैसे ये साजिशों की, जो कि सहयोगी रही हैं, मिनिस्टर रही हैं नरेंद्र मोदी शासन में, उन्होंने बता दिया। जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। तो सब मैं सुबह से सोच रही हूँ कि इनके जबान में तो दुआ है लेकिन दिल तो इनका काला, ये सारा देश जानता है। और यही कारण है कि संसद में 24 मुसलमान मेंबर है, सब इस तरफ, उनमें से एक जना भी इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जेपीसी के मेंबर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनके लोगों को छोड़ने के बजाय, और देश की कोई माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है। जिनका बिल इतना अच्छा होता तो तारीफें होती। वक्फ का एसेट मैनेजमेंट का ये मैंने पेपर निकाला जिसमें पता लगा कि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 27% उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 1.5 साल बाद है। तो ये जो बोलते हैं महिलाओं को देनी है, मैनेज करनी है, तो सर ये तो सिर्फ ये 27% वक्फ की बॉडी जो सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के राज्य में है, ये तो राजनीति सब उसकी है। अब तो समझ आई इनकी बात। मैं इनको पूछना चाहती हूँ, मंत्री जी कह रहे थे कि जी हरियाणा में एक गुरुद्वारा, मंत्री जी जो उस यमुनानगर में गुरुद्वारा है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हुआ था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिल लेके आना है, माइनॉरिटीज का दर्द है, तो हम लोग तो सिख आर्टिकल 25B की हम उसके संशोधन कई सालों से मांग रहे हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी ने लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। फिर आप हम इधर गुरुद्वारों के कब्जा, जो आपने हमारे गुरुद्वारे हिस्टोरिक जो आपने डिमोलिश करते, आपने जो डांग मार साहब सिक्किम में आपने डिमोलिश कर दिया, हरिद्वार में ज्ञान गोदरी आपने डिमोलिश कर दिया, उड़ीसा में मंगू मठ जो डिमोलिश कर दिया, जो माइनॉरिटी के गुरुद्वारे आप डिमोलिश कर रहे, बहुत अच्छा आपका अयोध्या बन गया, लेकिन जो नियत साफ होती तो उसके बोर्ड में 2 मुसलमान को डालिए, 2 मुसलमान डालते, और उसके बाद फिर मुसलमानों के, ये आपका सिर्फ मुसलमानों के जमीनों के ऊपर कब्जा करने का, उनके पैसों का कब्जा करने का, जैसे आपने सिखों के संस्थाओं के ऊपर हमारा नंदेड़ साहब हजूर साहब के बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर्स निकाल के गवर्नमेंट में उधर अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स बिठा दिए, हरियाणा का हमारा तोड़ के, हरियाणा की एसजीपीसी तोड़ के आपने पिट्ठू पपेट्स वहां बिठा दिए, पटना साहब ने भी यही कहा, और अब हमारी एसजीपीसी में भी आप यही कर रहे हैं। आपकी ये काली बुलडोजर वाली राजनीति, डिवाइड एंड रूल, अब मुसलमानों को इन बिचाकों भी शिया सुन्नी आका खान अब उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे काबू नहीं करते, ऐसे टुकड़े टुकड़े करें, टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप हैं सा, हर माइनॉरिटी के टुकड़े टुकड़े, कभी मुसलमानों के, कभी सिखों के, और ये आपकी जो गंदी राजनीति है, आप ये इतना सोच लीजिए सर 2 मिनट कि जैसे जो हमारे गुरबानी में कहते हैं ना, जो आप बीजते हो वही आप भोगते हो। आज जितने इधर बैठे हैं इन सब के कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर के देशों में भी हैं। आज यहाँ पे आप मुस्लिम्स को, सिख्स को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ ऐसे बिल, मुसलमानों के साथ, हमारे संस्था में सिख के साथ, जो बाहर के देशों में। दूसरे और नेताओं ने भी बोला, लेकिन यह सच है कि जिस तरह की साजिशें रची गई हैं वो अपने आप में चिंताजनक है कि कैसे इस देश को गुलाम बना दिया गया है अमेरिका का। यही यहूदी संस्कृति है और यह खेल हुआ है। इससे छिपाने के लिए, इस देश की नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने यह वक्फ बिल पेश किया। जय